नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं अवधेश। सुनो यूपी में आपका स्वागत है। कोरोना के संकट काल में उत्तर प्रदेश और देश के तमाम शहरों की तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, लेकिन आज एबीपी गंगा ने कोरोना संकट के बीच उत्तर प्रदेश के गांव की पड़ताल की। एबीपी गंगा की टीम ने यूपी के 75 जिलों के 150 गांव में जाकर कोरोना संकट के दौरान वहां पर महामारी से पैदा हुए हालात और उससे निपटने के लिए उठाए जा रहे कदमों की बड़ी पड़ताल की है। उत्तर प्रदेश के 75 जिलों के 150 गांव में एबीपी गंगा पहुंचा और हमने ये पड़ताल की कि आखिर वहां पर कोरोना को लेकर हालात क्या हैं। गांव-गांव में जाकर एबीपी गंगा की टीम ने ग्राम प्रधानों से बात की और ग्राम प्रधानों से जमीनी हालात को समझा जाना और उनसे ये समझने की कोशिश की कि आखिर कोरोना महामारी जो गांव में पहुंची उसको साधने के लिए अब क्या कुछ हो रहा है। और इस पड़ताल में सबसे पहले अवध की बात करते हैं कि अवध क्षेत्र में गांव की हालत क्या है। तो लखनऊ कानपुर के गांव में कोरोना संकट की पड़ताल जब की गई तो लखनऊ के कई गांव में कोरोना टेस्टिंग की कमी दिखी है। ये राजधानी के गांव का हाल है। यहां पर टेस्टिंग में कमी थी। गांव में कोरोना की घुसपैठ बढ़ चुकी है और इसकी वजह से लोग चिंतित हैं, क्योंकि शहरी क्षेत्रों में तो मामला संभल गया। गांव में क्या होगा? गांव में कोरोना मरीजों की जानकारी नहीं मिल पा रही है। तमाम लोग संदिग्ध परिस्थितियों में उनकी मौत हो गई, लेकिन कारण पता नहीं चल पाया। कई गांव में कोरोना के चलते मौत के मामले भी सामने आए हैं, लेकिन संदिग्ध मामले ज्यादा हैं जिनकी टेस्टिंग नहीं हो पाई। तो जमीनी स्तर पर क्या हालात देखने को मिले हैं उस पर हम जाएंगे। हमारे साथ ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे बने हुए, हमारे साथ बलराम पांडे भी बने, उनसे पश्चिमी यूपी का हाल जानेंगे। लेकिन वीरेश, सबसे पहले आपके पास आ रहे हैं। अगर हम अवध क्षेत्र की बात करें, लखनऊ के गांव में ही हालत ये है कि टेस्टिंग नहीं हो पा रही है, कोरोना से मौत हो रही है और कई जगहों पर संदिग्ध मौतें हैं। मौत के बाद भी पता नहीं चल पाया कि ये कोरोना था या कुछ और। देखिए अवधेश, सबसे बड़ा सवाल यह है कि आज मुख्यमंत्री कहां है। मुख्यमंत्री मथुरा में, अलीगढ़, आगरा में हैं। वहां किस लिए हैं? कोरोना की समीक्षा कर रहे हैं। आपने देखा कि अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य, प्रमुख सचिव स्वास्थ्य, जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, जो स्वास्थ्य शिक्षा मंत्री हैं, वो कहीं टहल रहे हैं, कहीं घूम रहे हैं। आसपास के जिले हैं, 20 मिनट के रास्ता है बाराबंकी का, कहीं गए हैं। उन्नाव 1 घंटे का रास्ता है, कहीं गए हैं। रायबरेली 1 घंटे 1.5 घंटे का रास्ता है, कहीं गए हैं। हरदोई 1 घंटे का रास्ता है, कहीं गए हैं। सीतापुर 1 घंटे का रास्ता है, कहीं गए हैं, नहीं गए हैं, जमीन पर नहीं है। जब प्रभारी मंत्री, प्रभारी जो अधिकारी हैं प्रमुख सचिव स्तर के, जब जिलों में नहीं जाएंगे, केवल मुख्यमंत्री के जिले जिले निरीक्षण से कुछ नहीं होगा। स्थितियां बेहद खराब हो गई हैं। बात केवल अवध की नहीं है बल्कि पूरे प्रदेश की है। जो जमीनी हकीकत हमने एबीपी गंगा के माध्यम से दर्शकों को दिखाया, ये इसलिए दिखाया कि हुक्मरानों के कान के पर्दे वो फट जाएं, वो देख लें और सुन लें, आंखें खुल जाएं उनकी कि ये क्या हकीकत है। हकीकत बहुत खराब है, इसीलिए लाशें गंगा में तैर रही हैं, जमुना में तैर रही हैं, दूसरी नदियों में तैर रही हैं, क्योंकि जवाबदेही केवल क्या मुख्यमंत्री की है? बिल्कुल वीरेश जी, और अहम सवाल ये भी है ये प्रमुख कि अब एक चीज और भी पता चलती है कि अगर केवल लखनऊ की हम बात कर लें, इतना बड़ा जिला है, शहरी क्षेत्र को ये लोग नहीं संभाल पाए। अगर पूरे जिले में स्थिति बिगड़ जाए तो इन अधिकारियों की अक्षमता और खुलकर सामने आ जाएगी। ये नौकरशाह हैं या फिर क्या हैं, ये समझना मुश्किल हो जाएगा। आप हमारे साथ बने रहिए। पूर्वांचल की एक बार तस्वीर देख लेते हैं कि जब 150 गांव की पड़ताल की गई तो पूर्वांचल से क्या सामने आया। गांव में कोरोना संकट की बड़ी कवरेज जो हुई, पूर्वांचल के जिलों में कोरोना संकट पाया गया। कई गांव ऐसे हैं जहां पर कोरोना संक्रमित भी लोग हैं, उनकी मौत भी हुई है। वाराणसी के शाही ग्राम पंचायत क्षेत्र में हालांकि हालात नियंत्रण में मिले हैं, ये एक अच्छी खबर। प्रयागराज के सुरांव ग्राम पंचायत, सुरांव क्षेत्र में जो ग्राम पंचायत है, वहां पर कोरोना ने पांव पसार दिया है। संत कबीर नगर के मुखलिसपुर गांव में टीकाकरण चल रहा है, यहां से और अच्छी खबर है। लेकिन प्रयागराज से मोहम्मद मोइन हमारे साथ जुड़ गए। मोइन, अगर हम पूरे पूर्वांचल की बात करें, किस तरीके की स्थितियां आ रही हैं? क्योंकि अगर प्रयागराज की बात करें, कई मंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, वहां पर गांव में कोरोना फैल रहा है। हालांकि वाराणसी से अच्छी खबर है, लेकिन आसपास के कुल तस्वीर क्या कहती है? जी बिल्कुल, अगर सवाल करें एक
तो सवाल सिर्फ यही है कि अगर अब नहीं तो फिर कब, क्योंकि हालात गांवों के लगातार खराब होते जा रहे हैं, संक्रमण तेजी से फैलता जा रहा है, लोग डर में हैं, दहशत में हैं। सरकार ने निश्चित तौर पर पहल की है, लेकिन गांवों में टेस्टिंग नहीं हो रही है, गांव में ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है, सिर्फ रस्म अदायगी की जा रही है। तो फिर वही सवाल उठता है कि आखिर अब नहीं तो कब। अब वक्त आ गया है, जो सरकारी अमला है उसको चेत जाना चाहिए, और सिर्फ चेतना ही नहीं चाहिए बल्कि गांवों में जांच के इंतजाम शुरू कर देने चाहिए, गांवों में इलाज के इंतजाम शुरू कर देने चाहिए। और अभी तो राहत की बात यह है कि शहर से संक्रमण धीरे धीरे बहुत कम होता जा रहा है। अगर हम प्रयागराज वाराणसी की बात करें तो संक्रमण की रफ्तार काफी कम हो गई है, अस्पतालों में बेड खाली पड़े हुए हैं। अभी लोगों को ट्रेस करके उनका अस्पताल में इलाज किया जा सकता है, उनको आइसोलेट किए जाने के इंतजाम किए जा सकते हैं। जो शहरों में टीमें लगाई गई थी उनको गांवों में डाइवर्ट किया जा सकता है, क्योंकि अगर इस संक्रमण की चेन को नहीं तोड़ा गया तो आने वाले दिनों में हालात बेहद खराब हो जाएंगे। और कहा जा सकता है कि अगर हालात खराब हुए तो वो हालात बेकाबू हो जाएंगे। मोइन, और इसलिए कहा जा सकता है कि जो लोग शहरी क्षेत्र में स्थितियां नहीं संभाल पाए वो ग्रामीण क्षेत्र में क्या करेंगे ये समझना बहुत मुश्किल नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र में उनसे हालात संभलेंगे नहीं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हाल जान लेते हैं। बलराम हमारे साथ बने हुए। बलराम, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की स्थिति तो बहुत ही खराब नजर आ रही है, लेकिन वो कौन कौन सी परिस्थितियां हैं जो हालात और बिगाड़ रही हैं कोरोना की? देखिए अवधेश, अगर हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, क्योंकि शहरों में जो हालात थे वो पहले ही बदतर थे, लेकिन अब कोरोना महामारी का जो दौर है वो गाँव की तरफ काफ़ी तेज़ी से चला है। और यही वजह है कि गाँव में अब इस महामारी का संकट छाने लगा है और लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। लोगों का टेस्ट नहीं हो पा रहा है। गांव के हर घर में लोग जुखाम, बुखार, खांसी से जूझ रहे हैं, लेकिन टेस्टिंग के अभाव में वो ये नहीं जान पा रहे हैं कि वो कोरोना के शिकार हैं या नहीं हैं। इसके अलावा सबसे बड़ा अभाव ये है कि लोग कोरोना से जूझ रहे हैं और झोला छाप डॉक्टरों का सहारा ले रहे हैं, क्योंकि जब तक कोरोना संक्रमण की पुष्टि नहीं हो जाती तब तक सरकारी महकमा उन्हें मेडिसिन किट कहां से देगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो वैक्सीनेशन का भी संकट लगातार पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गाँव में मंडरा रहा है, क्योंकि ग्रामीण लोग जो हैं वो कम अशिक्षित हैं और ऑनलाइन अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करा पा रहे हैं। और यही वजह है कि उन्हें वैक्सीनेशन जो होना चाहिए, जिस तादाद में होना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो स्वास्थ्य महकमा है वो गांव में जाने से कतरा रहा है, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि गांव में भारी तादाद में लोगों को बुखार है, जुकाम है, खांसी है, वहां हम जाएंगे तो खुद संक्रमित हो जाएंगे। लेकिन आपको घर से बाहर निकलना होगा, आपको अपने दफ्तर से बाहर निकलना होगा। जिस तरीके से मुख्यमंत्री जिलों में दौरा करके स्थिति का जायजा ले रहे हैं, और जैसा हमारे सीनियर जो सहयोगी हैं उत्तर प्रदेश के ब्यूरो चीफ बीरेश जी ने कहा कि चाहे वो मंत्री हों, चाहे अधिकारी हों, चाहे विधायक हों या सांसद हों, वो नहीं बाहर निकल रहे हैं। इसलिए सभी को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी, सभी को इस महामारी से मिलकर लड़ना होगा, तभी हम इस पे विजय पा सकते हैं। आपने देखा होगा अवधेश, चाहे नोएडा हो, गाजियाबाद हो, मेरठ हो, बागपत हो, सहारनपुर हो, सभी जगह जब शहर में ये महामारी फैली थी तो बेड का अकाल था, ऑक्सीजन लोगों को मिल नहीं रहा था। कुछ गिरोह ऐसे थे जो इस कालाबाजारी बिल्कुल तमाम चीजें थी, तो वो शहरी मामला था, लेकिन गांव में भी हालात नहीं संभल रहे हैं। लेकिन अब हम बात करते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बाद बुंदेलखंड की। बुंदेलखंड जो बेबसी लेकर दशकों से घूम रहा है आज की सियासत में, लेकिन यहाँ के गांव की स्थिति क्या है अब वो भी जान लीजिए। बुंदेलखंड के झांसी, जालौन और ललितपुर एबीपी गंगा पहुंचा। ललितपुर के बुढ़बार गांव में डॉक्टर्स की भारी किल्लत है। यहाँ पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कोई है ही नहीं। ललितपुर के पनारी गांव में कई लोगों में कोरोना के लक्षण, लेकिन जांच नहीं हो पा रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें झांसी के मऊ रानीपुर ब्लॉक की, तो रूपा धमना गांव में हालात सामान्य है। वीरेश जी हमारे साथ बने हैं। वीरेश, जिस तरीके की स्थितियां हैं, बुंदेलखंड की बदहाली, जब हर जगह बदहाली है तो बुंदेलखंड का तो हालात ही इस पूरे सिस्टम ने बना दिया है कि आपको बदहाल ही रहना है। देखिए अवधेश, बुंदेलखंड का ये दुर्भाग्य रहा है कि किसी भी की सरकार रही है आज़ादी के बाद से वो उपेक्षित रहा है। तो ऐसे समय में जब ये महाआपदा का समय है, संकट का समय है,
तो बुंदेलखंड की स्थिति सबसे खराब है, क्योंकि बहुत पहले से वो उपेक्षित रहा है। सीएचसी, पीएचसी, पानी, तमाम तरह के संकटों से ग्रस्त है बुंदेलखंड। और जो हकीकत हमने अपने माध्यम से अपने दर्शकों को दिखाया है चैनल के माध्यम से, वो साफ है, स्पष्ट है कि जब अवध में जो लखनऊ मंडल है, प्रदेश की राजधानी है, यहाँ के जो जिले हैं, आसपास के जिले हैं, आधे घंटे, 20 मिनट, 1 घंटे पर जिन जिलों का निरीक्षण हो सकता है, मुख्यमंत्री कभी भी निरीक्षण कर सकते हैं गाड़ी से जाकर। जब यहाँ पर अधिकारी नहीं चेते हैं, यहाँ की दुर्व्यवस्था है, तो सुदूर बुंदेलखंड के डिस्ट्रिक्ट्स के जिलों की क्या बदहाल व्यवस्था होगी अंदाजा लगाया जा सकता है। बिल्कुल, और यही वजह है सीतापुर, कि रायबरेली, जो छोटे छोटे अस्पताल बनाए गए वहां पर डॉक्टर नहीं है, लोग अपने मन से दवाइयां ले रहे हैं और मन से दवाइयां खा रहे हैं। ऐसे में भगवान भरोसे उनकी जिंदगी है, बचे तो बच गए, वरना उनकी हैसियत एक आंकड़े से ज्यादा ये व्यवस्था समझती भी नहीं है। शुक्रिया वीरेश जी आपका जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। मोइन आपका भी शुक्रिया, बलराम आपका भी शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, कुछ और अहम खबरों का रुख करते हैं। यूपी में कोरोना केस में लगातार गिरावट हो रही है। उत्तर प्रदेश में 24 घंटे में 17,775 नए केस सामने आए हैं। उत्तर प्रदेश में 24 घंटे में 19,425 मरीज डिस्चार्ज हुए और यूपी में 24 घंटे में 281 लोगों की मौत हुई है। कुल एक्टिव केसेस की संख्या प्रदेश में 2,04,658 है। लखनऊ की बात करें तो 24 घंटे में 856 नए केस सामने आए हैं। लखनऊ में 24 घंटे में 2,432 मरीज डिस्चार्ज हुए और लखनऊ में 24 घंटे में 35 कोरोना मरीजों की मौत हुई है और राजधानी में 16,117 एक्टिव केसेस अभी बने हुए हैं। तो कोरोना का आंकड़ा घट रहा है, संक्रमण की रफ्तार घट रही है और अगर हम बीते 24 घंटों की बात करें तो अब 17,775 नए केस सामने आए हैं उत्तर प्रदेश में और 19,425 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं। तो यूपी में कुल एक्टिव केसेस की संख्या 2,04,758 है। शैलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेश, संक्रमण की रफ्तार कम हो रही है, लेकिन ये राहत की बात इसलिए नहीं है क्योंकि तीसरी लहर भी आनी बाकी है। जो व्यापक स्तर पर तैयारियां चल रही थी वो चल रही हैं या फिर एक बार फिर से सुस्ती दिख रही है? देखिए, निश्चित रूप से जो व्यापक स्तर पर तैयारी की बात की गई थी और जो थर्ड वेव की बात कही गई थी, उसको लेकर कहीं ना कहीं तैयारियां शुरू हो गई हैं। क्योंकि अगर हम यहाँ पर देखते हैं कि लखनऊ में जैसे और पूरे प्रदेश में मुख्यमंत्री ने पहले निर्देश दे दिए है कि जो आईसीयू पीडियाट्रिक है, यानी बच्चों के लिए, क्योंकि तीसरी लहर में बच्चों के लिए सबसे ज्यादा खतरा बताया गया है कि वो भी इसकी चपेट में आ सकते हैं। तो मुख्यमंत्री की तरफ से निर्देश दिए गए हैं कि प्रदेश के हर मंडल में 100 बेड की व्यवस्था की जाए पीडियाट्रिक आईसीयू की। उसके लिए पूरी रणनीति, स्ट्रेटेजी बताई गई कहाँ पर कितने बेड होंगे, जैसे मेडिकल कॉलेज है, जिला में, उन सब के लिए। तो यानी एक तरह से देखा जाए तो थर्ड वेव को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई है। दूसरी चीज, अगर आंकड़े कम जरूर हो रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद जो अस्पताल है वहां पर बेड की जो व्यवस्था L2 और L3 के हैं, उनके लिए लगातार की जा रही है। जैसे जो प्रदेश के आइसोलेशन वाले बेड थे, उनको कैसे L2 L3 में कन्वर्ट किया जाए, इसके लिए काम चल रहा है। दूसरा, DRDO का लखनऊ में जैसे अस्पताल खोला गया तो 505 बेड का ये अस्पताल है, जबकि अभी 250 बेड यहाँ संचालित किए गए, लेकिन पैरेलल 255 बेड के लिए वहाँ पर व्यवस्था रखी जा रही है कि कभी भी उन्हें शुरू करना पड़े तो किया जा सके। दूसरी चीज, सरकार की तरफ से ये कोशिश हो रही है कि जल्द से जल्द जो रिटायर्ड मेडिकल से जुड़े हुए लोग हैं, डॉक्टर्स है या नर्सिंग स्टाफ है, पैरामेडिकल है, उनको कॉन्ट्रैक्ट पर रखने का काम किया जाए। क्योंकि साधन बढ़ा लिए जाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया जा सकता है, लेकिन जो उसके लिए ट्रेन मैन पावर है उसकी जरूरत पड़ती है। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि आंकड़े भले कम हो रहे हैं, लेकिन जो कह सकते हैं जब पहली वेव थी और उसके बाद जब पहली बिल्कुल, तो स्थितियां संक्रमण के मामले में सुधर रही हैं। शैलेश बने रही हमारे साथ और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करते हैं। बड़ी खबर है, यूपी के ग्लोबल टेंडर पर प्रस्ताव आने शुरू हो गए हैं। 4 करोड़ वैक्सीन के लिए ग्लोबल टेंडर जारी हुआ है और वैक्सीन सप्लाई के लिए अब तक 2 कंपनियों को प्रस्ताव मिले हैं। स्पुतनिक समेत एक और कंपनी का प्रस्ताव आया है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, ग्लोबल टेंडर आवेदन की अंतिम तारीख 21 मई है। तो ये एक अच्छी खबर है, जो ग्लोबल टेंडर उत्तर प्रदेश की तरफ से डाला गया था उसमें अब प्रस्ताव आने शुरू हो गए हैं और 2 प्रस्ताव आए हैं। 21 मई इसकी आखिरी तारीख है और जब 4 करोड़ वैक्सीन आएंगी तो जो उत्तर प्रदेश में वैक्सीनेशन का अभियान चलना है
वो और रफ्तार पकड़ पाएगा, रफ्तार धीमी नहीं पड़ेगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की तरफ से जो ग्लोबल टेंडर वैक्सीन के लिए निकाला गया था, उस पर प्रस्ताव आने शुरू हो गए हैं। 4 करोड़ वैक्सीन के लिए ग्लोबल टेंडर जारी हुआ है और वैक्सीन सप्लाई के लिए अब तक 2 कंपनियों को प्रस्ताव मिल गया। शैलेश, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, अभी 21 मई तक इस ग्लोबल टेंडर के लिए बिड्स जो है वो आनी है। 7 मई से इसकी बिड शुरू हुई थी और अब तक 2 कंपनियों के नाम आ रहे हैं। सूत्रों की माने तो उनके टेंडर जो है वो अब तक बिड आ चुकी है, जिसमें एक नाम स्पुतनिक का निकलकर सामने आ रहा है। बिल्कुल, और ये एक अच्छी खबर है कि जल्द से जल्द वैक्सीन आएंगी तो बेहतर तरीके से वैक्सीनेशन अभियान चलेगा। शैलेश, शुक्रिया आपका। और सीधे रुख करते हैं आगरा का, जहां पर इस वक्त मुख्यमंत्री पहुंचे हैं और संबोधित कर रहे हैं। लोगों को, संदिग्ध लोगों को टेस्ट कर सके, उनको होम क्वारंटीन की व्यवस्था कर सके या उनको हॉस्पिटल जिन्हें पहुंचाना है वहां तक पहुंचाने की व्यवस्था कर सके। ये कार्य वर्तमान में हमारा 5 मई से कैंपेन का कार्य चल रहा है, जिसको WHO ने भी जिसकी सराहना की है कि कोरोना संक्रमण की चेन को ब्रेक करने में इसकी एक बड़ी भूमिका हो सकती है। और इस कार्यक्रम को हम लोगों ने प्रदेश के अंदर युद्ध स्तर पर प्रारंभ किया है। वर्तमान में प्रदेश के अंदर ये अभियान युद्ध स्तर पर चल रहा है। सभी 97,000 हमारे राजस्व गांवों को हम लोगों ने इसके दायरे में लिया। हम इसके साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। आगरा मंडल की अगर मैं बात करूं तो आगरा मंडल में यहां पर हम लोगों ने, यहां के प्रशासन ने जनप्रतिनिधियों के सहयोग से जो कार्यक्रम किए हैं उसका परिणाम है कि एक्टिव केस में लगातार इसमें यहां पर गिरावट देखने को मिली है। पॉजिटिविटी रेट लगातार यहां पे घट रही है। मंडल में वर्तमान में 3,800 से अधिक ऑक्सीजन युक्त बेड्स हैं और पिछले एक सप्ताह में 799 अधिक बेड्स यहां पर वृद्धि की गई है। 340 वेंटिलेटर इस कमिश्नरी में यहां उपलब्ध है और 162 एम्बुलेंस भी यहां पर उपलब्ध कराई गई हैं। इसके अलावा 216 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी यहां पर उपलब्ध करवाए गए हैं। मंडल में ऑक्सीजन की आपूर्ति, यहां पर ऑक्सीजन प्लांट जो पहले से बंद थे उनको यहां पे क्रियाशील तो किया ही गया है, लेकिन साथ साथ यहां पे ऑक्सीजन एक्सप्रेस के माध्यम से भी और एयरफोर्स के विमानों के माध्यम से भी हम इसमें सहयोग लेकर के ऑक्सीजन की आपूर्ति को अनवरत बनाए रखने के लिए पूरी तैयारी यहां पर की जा रही है। मंडल में 3,300 से अधिक निगरानी समितियां वर्तमान में काम कर रही हैं। 270 RRT वर्तमान में यहां पर कार्य कर रही हैं और वैक्सीनेशन का आगरा मंडल में 18, यानी अगर हम देखें तो वैक्सीनेशन 45 प्लस में 5,71,000 से अधिक लोगों को यहाँ पे वैक्सीन दिया गया है और 18 साल से ऊपर के लोगों में आगरा में 10,000 से ऊपर, मथुरा में लगभग 6,000 और फिरोजाबाद में लगभग 5700, 5,700 से अधिक लोगों को ये वैक्सीन के यहाँ पर कोविड कवच के रूप में एक सुरक्षा प्रदान करने के लिए ये कार्य यहाँ पर किए जा रहे हैं। नए ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करने के लिए और इस आगरा मंडल में 20 नए ऑक्सीजन प्लांट लगाने की कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है, जिसमें से 2 प्लांट पहले से ही यहाँ पर क्रियाशील किए जा चुके हैं। कोरोना की ये लड़ाई एक टीम वर्क है, सभी लोगों को मिलकर के इसमें कार्य करना होगा और कहीं भी इस लड़ाई में नकारात्मकता के लिए जगह न हो। हर एक व्यक्ति की, चाहे वह कोरोना पॉजिटिव हो, चाहे वह लक्षण युक्त व्यक्ति हो, उनके साहस को भी बनाने की आवश्यकता है। लेकिन साथ साथ हेल्थ वर्कर जो अपनी जान के साथ जोखिम में डाल करके दूसरों की जान को बचा रहे हैं, कोरोना वॉरियर्स जो लगातार युद्ध स्तर पर कार्य कर रहे हैं, इन सभी
के मनोबल को भी बनाए रखने की आवश्यकता है। इसलिए अच्छी सोच के साथ, टीम वर्क के साथ सभी लोगों को इसमें कार्य करना होगा। मेरी आप सबके साथ माध्यम से अपील होगी कि बचाव सर्वोत्तम उपाय है और बचाव के साथ साथ हम व्यापक स्तर पर जागरूकता के एक अभियान का हिस्सा बन सकते हैं। हर व्यक्ति को इस बारे में जागरूक करना, खासतौर पर इस बारे में बताना कि जो हाई रिस्क कैटेगरी है, हम सेकेंड वेव को बहुत शीघ्र उस पर नियंत्रण स्थापित करेंगे। लेकिन हमें लापरवाह नहीं बनना है, किसी भी स्तर पर नहीं बनना है। हमने प्रदेश के अंदर तैयारी की है। जो विशेषज्ञों ने आशंका व्यक्त की थर्ड वेव आएगी, थर्ड वेव में बच्चे इसके ज़्यादा शिकार हो सकते हैं या पोस्ट कोविड इफेक्ट जो बात उन्होंने कही है, इसका प्रभाव पड़ सकता है। इसके बारे में हमें तत्काल इस पर अभी से कार्रवाई इस पर कार्रवाई शुरू हुई है। खासतौर पर जो ब्लैक फंगस के मामले सामने आ रहे हैं, उसके उपचार की व्यवस्था लखनऊ में हमने प्रारंभ कर दी है। विशेषज्ञ टीम गठित करके वह पूरे प्रदेश के अंदर वर्चुअल इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। लेकिन साथ साथ हम लोगों ने ये भी व्यवस्था प्रारंभ की है कि थर्ड वेव के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बात करते हैं कोरोना को हराने का सबसे कारगर हथियार वैक्सीनेशन या टीकाकरण है और टीके को लेकर तमाम तरह के सवाल उठ चुके हैं। टीकाकरण में लोगों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन प्रयागराज के लोगों को इन दिनों अलग ही समस्या का सामना करना पड़ रहा है। प्रयागराज में कई लोगों ने शिकायत की है कि टीकाकरण कराए बिना ही उनके नाम से वैक्सीन लगवाने का सर्टिफिकेट जारी हो रहा है। दरअसल रजिस्ट्रेशन के बाद कई लोग टीकाकरण केंद्र पर पहुंचे और उन्हें यहाँ पर किसी वजह से वैक्सीन की डोज नहीं लग पाई या फिर रजिस्ट्रेशन के बाद दिए गए समय पर कोई नहीं पहुंच पाया, तो उनमें भी कुछ लोगों के पास टीकाकरण कराने का मैसेज पहुंच गया। इतना ही नहीं, कई लोगों के मोबाइल फोन पर सर्टिफिकेट भी भेज दिए गए। दूसरी तरफ स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी इस तरह की समस्या के कबूल तो कर रहे हैं, लेकिन इसके समाधान को लेकर उनके पास कोई ठोस जवाब नहीं है। एक तरफ पूरा देश इस कोरोना महामारी से लड़ाई लड़ रहा है, वहीं कुछ लोग इस आपदा में अवसर तलाशते हुए रेमडेसिविर इंजेक्शन, ऑक्सीजन और प्लाज्मा की कालाबाजारी कर इंसानियत को शर्मसार कर रहे हैं। नोएडा पुलिस की माने तो नोएडा एनसीआर में कई गैंग ऐसे हैं जो इस महामारी के बीच बड़े पैमाने पर कालाबाजारी कर मोटा मुनाफा कमा रहे हैं। कोरोना संक्रमण के चलते रेमडेसिविर इंजेक्शन, ऑक्सीजन और प्लाज्मा की डिमांड काफी ज्यादा बढ़ गई है और इसी का फायदा उठाकर कुछ गैंग बनाकर इनकी कालाबाजारी करके मोटा मुनाफा कमा रहे हैं। और इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही। बन रही हमारे साथ।